दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राहर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब के अंदर कौन कौन सी मशीनें और टूल्स होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत सारे सालों के हिसाब से वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर रहे हैं और वो एक चीज़ को एक तरह से कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि यार ये चीज़ इससे डिफरेंट तरीके से या इससे डिफरेंट टूल से ये बड़ी आसानी से 1 मिनट में हो जाती है। कहने के बाद नई से नई मशीनें आती हैं जो कि हमारे काम को इजी करती हैं, वो हमें पता नहीं होता। तो जब तक मैंने खुद ये देखा है कि जब तक हम अप टू डेट ना रहें, मार्केट से कनेक्टेड ना रहें, तो हमारा जो नॉलेज है उसको भी जंग लग जाता है। तो दोस्तों मैं जो है अरसा 10 साल से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे मुल्कों से जो है वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की मशीनें जो हैं वो फ्री एज अ गिफ्ट या कह लें कि रिव्यू पर्पसेस के लिए भी जो है रिसीव की हैं। तो इसलिए जो मशीनें हो सकता है कि मैं ख़ुद उनको यूज़ ना कर सकता होता, मुझ में इतनी मेरी पसली में हिम्मत ना होती कि मैं वो अपने पैसे से लेकर इस्तेमाल कर सकूं, तो वो भी मैंने जो है वो देखी हैं। और बहुत सारी मशीनें जो हैं वो बनाती रहती कंपनीज़ वो, बट बड़ी फजूल होती हैं, वो मार्केट के अंदर जो है आम नहीं होती। जो लोग ले लेते हैं देख कर उनकी नेट से मशहूरी वगैरह, तो बाद में वो उनका पैसा ही ज़ाय होता है। तो इस तरह से मैंने भी बहुत सारी मशीनें जो हैं कंपनी की भी देखी हैं जो फजूल है और अपने पैसे से भी जो है बर्बाद की हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको, हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबी चले, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जो है सब कुछ बताऊं ताकि कोई भी मशीन, कोई टूल कुछ इस तरह से मिस ना हो। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है ना, इसके में इसका जो 10% है नहीं, बल्कि इंसाफ से कहूँ तो 20% तो आप तभी सीख जाते हैं जब आपको जो है टूल्स और मशीनों का पता चल जाता है कि यार ये टूल फ़लाँ है, ये फ़लाँ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों को जब आप सीख जाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि 20% जो है हमें वैसे ही जो है काम आ जाता है। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ? ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपने टेबल से। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो मैं जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करता हूँ। ये मैकेनिक की MC75T माइक्रोस्कोप है और भी बहुत सारी 3D माइक्रोस्कोप अब मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। दोस्तों जो माइक्रोस्कोप है ये आपके काम को बहुत ईजी बनाती है। इससे आप कोई भी चार्जिंग जैक लगाते हो, कुछ भी लगाते हैं ना, तो वो 1-2 मिनटों सेकंडों के अंदर लग जाता है। बड़ी अच्छी सफाई आती है। कोई टांका कमज़ोर होता है तो वो आप उसके अंदर देख लेते हैं। इसके अलावा आपकी आंखों को ये प्रोटेक्ट करता है। आप अपनी आंखें खो दोगे अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते रहते हो, अरसा दराज से कर रहे हो, तो आपकी नज़र वीक हो जाएगी। बहुत सारी एलर्जीज से ये आपको बचाती है क्योंकि जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है वो यहाँ होता है और आप यहाँ से देखते हो तो आप को ऐसे ही यहाँ से देखना होता है जैसे आप किसी बड़ी चीज़ को देख रहे हो। जैसे बड़े बड़े आप किसी जो है स्टेबलाइज़र के टांके लगा रहे हो, किसी बड़ी किट के टांके लगा रहे हो, इस तरह से आपको ये जो है टांके लगाने पड़ते हैं। यूँ कह लीजिए कि माइक्रोस्कोप के बगैर काम करने और माइक्रोस्कोप के अंदर काम करने में इतना ही फ़र्क है जितना कि ज़मीन आसमान में फ़र्क है। तो मैं इस टूल को 100 में से कम 90 नंबर देता हूँ कि 90% मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि ये होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात है कि माइक्रोस्कोप थोड़ी सी महंगी होती हैं। जो बिल्कुल न्यू काम स्टार्ट करते हैं वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं, अयाशी वाला है नहीं। जो भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर आता है तो वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए ही आता है। तो चाहे आप शुरू में इसको ना लो, बट आपने लेनी है, माइक्रोस्कोप आपने लेनी है। तो ये थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा महंगा टूल है बट इम्पोर्टेंट टूल है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बेस जो है वो भी इसकी खुद लेकर ये जो सिलिकॉन रिपेयरिंग मैट है ये यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो सिलिकॉन रिपेयरिंग मैट होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं। इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन भी आप लगा दो तो इनको कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैं अब चलता हूँ इस तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास 2 सोल्डरिंग आयरन हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए 1 सोल्डरिंग आयरन ही काफ़ी है। दूसरा मैंने इसलिए रखा हुआ है कि ये जो मेरे पास मशीन है ये दोस्तों ये सोल्डरिंग आयरन ही है, बट ये आईएक्सन का T420D है। ये बहुत एक्सपेंसिव सोल्डरिंग आयरन, पाकिस्तान में तो शायद ये 1 लाख रुपए का सोल्डरिंग आयरन है। देखिए ना, ये मैंने खुद नहीं परचेज़ किया, ये कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया था रिव्यू के लिए। तो उसके बाद मैंने इसको खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे पास जो मशीनें हैं वो स्टेट ऑफ द
8 बहुत महंगी और जदीद मशीनें हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने इतनी एक्सपेंसिव मशीनें ही लेनी हैं या यही अच्छा काम करती हैं और अच्छा काम नहीं करती, ऐसी बात दोस्तों नहीं है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये SMD रीवर्क स्टेशन बहुत महंगा है, ये कह लें कि 90,000 के करीब है पाकिस्तानी रुपये के अंदर। इंडिया में ये सस्ता मिलेगा आपको, लेकिन जो 10,000 रुपये का मिलता है वो जैसे काडा का 2018 D+, तो वो भी इतना और ऐसे ही अच्छा काम करता है। तो ये मत सोचिएगा कि माजिद गुराई के पास अगर एक्सपेंसिव मशीनें हैं तो हमने यही लेनी है। मैंने आज दिन तक अपनी जेब से बड़ी बड़ी मशीनें लेकर यूज़ की हैं, यकीन मानिए कि उनमें और बहुत एक्सपेंसिव मशीनों में कोई फ़र्क नहीं है। दो चीज़ें आ रही हैं, मैंने तो ये महसूस किया। एक तो दोस्तों वो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत लग्जरी के अंदर आ जाती हैं। अब ये इन मशीनों के अंदर हमें लग्जरी तो नहीं ना चाहिए, ये तो हमारे टूल्स हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप नीचे वाले स्टैंडर्ड्स में जाएं तो वहाँ पर जो कम कीमत वाले स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छी मशीनें आपको मिलती हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, यकीन मानिए कि आप यही इस महंगी ही लेनी, बट आपको पता तो होना चाहिए ना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये स्टेशन है, यहाँ से मैं इसका टेम्परेचर सेट करता हूँ। दोस्तों अगर मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो सोल्डरिंग आयरन मैं अच्छा समझता हूँ ये वाली बिट वाला है। जैसा कि अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है C210। तो दोस्तों बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन है जिनको C210 बिट लगती है, बट आपने कोई किसी भी कंपनी का ले लो, बट C210 बेस्ट बिट है मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए। मेरा एक्सपीरियंस है ये एक सोल्डरिंग आयरन C210 बिट वाला। और यहाँ पर अगर आप देखें तो चैनल 1 जो है 280 पर सेट है, उसके बाद 350 पर सेट है, और चैनल 3 अगर आप देखें तो 420 पर सेट है। मैं 420 से ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ नहीं करता और कम से कम 280 पर भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही मैं टेम्परेचर यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप ये दोस्तों सोल्डरिंग आयरन है, यहाँ पर मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि एक्सपेंसिव ना भी हो, बट C210 बीट होनी चाहिए, कंपनी कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप आए तो ये है एज स्क्रीन सेपरेटर, या आप इसको कह लें LCD टच सेपरेटर। तो दोस्तों इसमें होता ये है कि पीछे से जो ही मैं बटन दबाता हूँ तो देखिए यहाँ से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैं इसमें देखता हूँ कितना टेम्परेचर इस 90 पर सेट है, तो आपने इससे ज़्यादा टेम्परेचर मोबाइल फ़ोन को गर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये दोस्तों इसको LCD टच सेपरेटर भी कहते हैं, इसको वैक्यूम LCD टच सेपरेटर भी कहते हैं, इसको एज स्क्रीन सेपरेटर भी कह लेते हैं, एक ही चीज़ है, नाम कई है। काम दोस्तों ये ऐसे करता है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों इसके होते हैं सुराख, ये देखिए, और ये जो सतह है ये होती है गर्म। जितना आप टेम्परेचर यहाँ से सेट कर दोगे उतना ये गर्म होगी, देखिए अब ये 88 तक होगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसके ऊपर ये वाला रखना होता है, आपने सीधा करके सुराख से सुराख, और इसके ऊपर आपने अब मोबाइल फ़ोन को आप यहाँ पर रख देंगे तो ये मोबाइल फ़ोन को गर्म कर देगा। ये जस्ट एक गर्म करने वाला तवा है, कोई इसके अंदर साइंस ऐसी नहीं है। जब ये गर्म कर देगा तब उसके बाद आप खोलोगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 बकेट मेरे पास हैं। अब चूंकि मैं इन चारों को भी तफसील से कवर करूंगा, लेकिन अब चूंकि जब आपने मोबाइल फ़ोन को गर्म कर लिया तब यार उसको खोलना कैसे है, तो उसके लिए ये मेरे पास है बकेट नंबर 2। इसके अंदर जो टूल्स हैं वो मैं यूज़ करूंगा। दोस्तों ये होते हैं प्लास्टिक के टूल्स, इनको कहते हैं मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल्स। ये नीले कलर वाले जो आप देख रहे हो मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल्स, ये देखिए इस तरह के होते हैं, ये देखिए इस तरह के टूल्स हैं, इस तरह के हैं और इस तरह के हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन प्लास्टिक ओपनिंग टूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं आमतौर पर, और इसकी जगह कुछ लोग नाखन भी यूज़ कर लेते हैं। और ये देखें, ये भी एक साइड से ग्लू वगैरह छिड़वाने के लिए। और ये अगर आप देखें तो ये है एक्सरे पेपर, ठीक है। ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे और उनसे हम इस मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक फ़ीचर इसका मैंने आपको बताने वाला रह गया, वो दोस्तों ये है कि अगर आप यहाँ से एक पंप है उसको आप चालू कर देते हैं ना, तो ये देखिए मशीन की आवाज़ आनी शुरू होगी ना। अब ये यहाँ से ये सूटे खींच रहे हैं, इन सुराखों से सूटे खींच रहे हैं। जब आपने
इसके ऊपर मोबाइल फ़ोन रख देंगे तो वो उसको सक्शन कर लेगा, नीचे इन सुराखों के ज़रिए यहाँ से खींच लेगा। तब आप क्या करेंगे कि जब आपने LCD और टच को अलग-अलग करना हो तब आप इस फंक्शन को यूज़ करते हो। उसके लिए ये देखिए, ये हार्ड वायर है, ये वायर बहुत हार्ड है। इससे आप यूं मदानी की तरह दोनों तरफ से यूं करते हुए इसको LCD को और टच को अलग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट चलता हूँ। दोस्तों ये है मेरे पास USB टेस्टर। USB टेस्टर को दोस्तों ऐसे हमने यूज़ करना है कि ये मेरे पास USB है, इसके अंदर मैं इसको लगा देता हूँ तो ये चल पड़ा है। अब ये देखिए मेरे पास एक जो है वो लाइट है, USB लाइट। तो जो ही मैं इसके अंदर लगा देता हूँ तो देखिए यहाँ पर एम्पेयर आ चुके हैं, लाइट जल पड़ी और एम्पेयर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये 1 वाट की लाइट है, 1.20 वाट की ये लाइट है। अब कोई भी आपके पास मोबाइल फ़ोन आता है, आपने चेक करना हो कि कितने वाट के ऊपर चार्जिंग कर रहा है, तो आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर दोस्तों देखें तो ये स्क्रू ड्राइवर सेट है। तो ये मैं आपको अगर खोल कर दिखाऊं तो जैसे कि अगर आप देखें तो एक इसके अंदर हैंडल है और बहुत सारी बीट्स हैं। तो दोस्तों आपके पास अलग-अलग ही पेचकस होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभार आती हैं, डेली हमारे पास नहीं आती। तो उनके लिए आपके पास जस्ट एक टूल किट हो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीट्स हों तो वो काफ़ी है। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर 42 बीटें हैं तो 42 पेचकस मुझे लेने चाहिए, तो मैं अलग-अलग ही यूज़ करता हूं। बट जब कोई ऐसी चीज़ ख़ास आ जाती है तो उसके लिए मैंने अलग रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे पास है एंड्रॉयड पावर बूट केबल। तो दोस्तों मैं आपको खोल कर दिखाता हूं कि एंड्रॉयड पावर बूट केबल क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो इस तरफ से मैं अपनी पावर सप्लाई को लगा देता हूं। अभी मैं आपको अपनी पावर सप्लाई दिखाऊंगा। यहाँ ऊपर भी अगर आप देखें तो लिखा हुआ है पावर बूट केबल। ये जस्ट एंड्रॉयड की नहीं होती, आईफोन भी इस पर काम कर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ से इसको पावर मिलेगी इन 2 वायरों से, और उसके बाद अगर आप देखें तो आगे से तो बहुत सारी, इतनी सारी वायर है, गुच्छा है इसके आगे। तो इस गुच्छे के आगे अगर आप देखें तो दोस्तों इतने सारे जैक लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो आपके पास जो मोबाइल फ़ोन आते हैं ना, तो जब आपने उनको ऑन करना हो कि यार बैटरी तो मेरे पास है नहीं है, इसके अंदर पता नहीं कितने एम्पेयर ये लेता है, तो अब आप जो है यहाँ से उसका मुतलका जैक ढूंढ कर वो लगाएंगे और आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करके उसके एम्पेयर देख सकते हैं। कह लीजिए कि इसके अंदर हर तरह का बैटरी कनेक्टर मौजूद है। जैसा कि ये देखें, इस तरह का बैटरी कनेक्टर आमतौर पर लगा हुआ होता है। अब इसकी जगह मैं जो लगाना है तो यहाँ से ढूंढ कर मैं लगाऊंगा। तो ये भी जो है एक अच्छा टूल है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास है ग्लू रिमूवल टूल। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस बटन को दबाओ तो एक तरफ को घूमता है, ऊपर वाला अगर आप दबाएं तो फिर दूसरी सिमत को घूमता है। तो दोस्तों इससे बड़े अच्छे आप काम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आप इससे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है ना, तो जब मैंने इसकी जो LCD उसके ऊपर से ग्लू रिमूव करना हो तो मैं यूँ इसके ऊपर रख के यूँ करूँगा तो सारा ग्लू जो है वो यहाँ से वो लपेट लेगा। ठीक है, यहाँ से वो सारे का सारा लपेट लेगा। और इसके अलावा बाज़ का हमें ये जो इसकी पीछे वाली बैक है इसको रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लू होता है, तो वो हम लगे रहते हैं हाथों से, यूँ लगे रहते हैं, वो बड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए ये जो ग्लू रिमूवल टूल है इसके ऊपर रख कर यूँ फेरिए तो सारे के सारे ग्लू को ये यहाँ पर लपेट लेगा। ये भी बड़ा अच्छा टूल है। इससे सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि हमारा वक्त ज़्यादा नहीं लगता, हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टूल में से एक है। ठीक है, LCD से ग्लू रिमूव करने के लिए और बैक कवर जो होते हैं या यहाँ पर बाज़ का LCD उतारने के बाद जो है इस फ्रेम के ऊपर जो ग्लू लगा होता है उसको भी रिमूव करने के लिए बेस्ट है, ये अच्छा काम करता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये है मेरे पास मल्टीमीटर। तो ये इसकी दोनों प्रोब्स यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। तो ये फिनिर्सी का S1 है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो मेरे पास है वही सबसे बेस्ट है। मैंने भी बहुत दफ़ा बहुत सारे चेंज किए हुए हैं, मैं किसी एक पर जो है वो लिमिटेड नहीं हूँ। तो इसके ऊपर चार्जिंग वाला है, चार्जिंग हो जाता है। अगर आप इसको बटन को दबाएं तो ये देखिए यहाँ से इसका डिस्प्ले आता है। तो ये देखिए यहाँ DC सप्लाई चेक करेगा, यहाँ पर ये AC चेक करेगा, यहाँ पर ये जो है वो चेक करेगा कि आया कि
कितना करंट पास हो रहा है दोनों में से। कह लें कि जब ये दोनों आपस में प्रोब मिलेंगी तो अब रेजिस्टेंस सिफर ऑलमोस्ट होगी। तो इस फंक्शन को हमने मोस्टली मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर यूज़ करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप दोस्तों आएँ तो ये है हमारी डिजिटल पावर सप्लाई। इसके ऊपर हमने आने वाले तमाम मशकूक मोबाइल फ़ोन को चेक करना होता है। इसके ऊपर वोल्टेज होती है और नीचे एम्पेयर होते हैं। तो यहाँ से आप एम्पेयर सेट कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर ये मैक्सिमम आउटपुट हमें दे, और यहाँ से हम वोल्टेज सेट करेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो। तो आम तौर पर हम 4.5 या 6 मैक्सिमम इतना जो है वोल्टेज रखेंगे, और स्मार्टफोन को चेक करने के लिए हम 2.5 एम्पेयर सेट कर लेंगे, और जबकि बटन वाले फ़ोन के लिए 1.5 एम्पेयर भी काफ़ी है। तो ये इसके आगे से दोनों अगर आप देखें तो प्रोब्स हैं, ये देखिए ये दोनों। तो जब मैंने स्मार्टफोन को चेक करना हो तो ये मेरे पास एंड्रॉयड पावर बूट केबल है, इन दोनों को मैं निकाल कर इनकी जगह मैं एंड्रॉयड पावर बूट केबल लगाकर फिर आगे से इनमें से कोई जैक जो है वो लगाऊंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है SMD रीवर्क स्टेशन, कह लें कि हॉट एयर गन आप इसको कह लें। तो इसके अंदर भी 2 चीज़ें ही होती हैं, आप कौन सी कितनी से भी कितनी एक्सपेंसिव ले लो, 2 चीज़ें। एक होती है कि यार ये हवा कितनी दे, हवा की स्पीड क्या हो, दूसरा होता है टेम्परेचर कितना रखे। तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये है 300 सेंटीग्रेड रखा हुआ है मैंने, उसके बाद 350 रखा हुआ है, उसके बाद 380 रखा हुआ है, और उसके बाद 420 रखा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने जो है कुछ चार्जिंग बेस उतारनी हो तो उसके लिए मैं 380 यूज़ करता हूं। जब बहुत बड़ा कोई कनेक्टर हो तो जैसे कोई हाइब्रिड सिम ट्रे है तो उसके लिए मैं 420 भी कर लेता हूँ यूज़। और जब शोल्डर को पिघलाना हो, मसलन कि छोटा मोटा कोई भी कंपोनेंट मैंने लगाना हो तो उसके लिए मैं 350, और बिल्कुल छोटी SMD के लिए 300 यूज़ करता हूँ। हवा जो है आमतौर पर जो इसकी कुल होती है हवा, उसका 30% आपने खोलना होता है। तो ये अगर आप देखें तो ये इसका हैंडल है, बहुत सारी किस्मों की नोजल्स पड़ी हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये है USB चार्जिंग हब या USB चार्जिंग स्टेशन। इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी केबल्स लगाई हुई हैं। एक तो इस माइक्रोस्कोप की लाइट मैंने लगाई हुई है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप यहाँ मेरे पास देखें तो ये देखिए एक तार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके आगे आईफोन का माइक्रो USB और टाइप C USB 3 जैक जो है इसके आगे लगे हुए हैं, और ये ही तार देखिए जैसा ये कलर है वैसा ही ये कलर है। तो यहाँ पर ये लगी हुई है। यहाँ पर अगर आप पहले देख लें तो यहाँ पर 0 है ना, 0 एम्पेयर है। अगर आप देखें तो 0 एम्पेयर है, ठीक है। तो फिर ये देखिए मैंने इसके अंदर लगा दिया है, ये देखिए चार्जिंग स्टार्ट होगी। अब अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर एम्पेयर आ चुके हैं 2 एम्पेयर। तो ये जो है मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की स्पीड को टेस्ट करने के लिए कि इसकी स्पीड आया कि ठीक है या नहीं ठीक, या कितने एम्पेयर ले रहा है, ये करंट जा रहा है या बिल्कुल नहीं जा रहा। इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक ज़बरदस्त अच्छा और रिकमेंडेड टूल है। ये है USB चार्जिंग हब या USB चार्जिंग स्टेशन, जिसके ऊपर एम्पेयर मीटर लगा हुआ हो। तो 6 पोर्ट्स के पास हैं, ये आपके काम को इजी बनाएगा। तो ये भी एक रिकमेंडेड टूल है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका पता चल गया होगा। उसके बाद दोस्तों मैं इस तरफ से स्टार्ट होता हूं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये इसको मैं उतार कर आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। और इसके नीचे भी अगर आप देखिए तो ये सुरुचि जो हम बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो सुरुचि सी है मेरे पास ये वाली। तो दोस्तों ये सुरुचि मैंने बर्तन मांजने वाली यहाँ पर क्यों रखी हुई है दोस्तों, जो ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है, बाज़ का इसकी बिट के आगे अगर आप देखें ना तो बहुत कुछ गंद मंद आ जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैं यूँ इसके अंदर डालता हूँ ये, और इसके आगे जो कुछ होता है वो सारा इसके अंदर रह जाता है। और उसके बाद मैं उसको इसके अंदर इस पेस्ट के अंदर विनर जो है वो बिट रिफ्रेशर पेस्ट के अंदर डालता हूँ, तो ये साफ़ हो जाती है। बिट रिफ्रेशर पेस्ट बहुत ज़रूरी टूल है, और ये जो है स्क्रबर ये भी बहुत ज़रूरी है बिट को सेहतमंद साफ़ सुथरी रखने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपकी बिट साफ़ नहीं है, इस तरह की बिट है, जैसे अगर आप देखें तो इस तरह की काली बिट है, तो फिर सोल्डरिंग का मत सोचिएगा।
हम एक्सपर्ट जो इतने साल हो गए हैं, एक्सपर्ट नहीं, मैं सॉरी, मैंने एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, इतने साल यानी कह लें एक्सपीरियंस होने के बावजूद हम नहीं सोल्डरिंग कर सकते, तो जो नए लोग हैं जिन्होंने वैसे मतलब एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं, वो किस तरह से गंदी बिटों से कर लेंगे। बट वो लगे हुए होते हैं, मैंने शॉप के ऊपर जाकर देखा, वो गंदी बिटों से लगे हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो असल में फॉल्ट किधर है। वो कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, बट वो उन्होंने ये नहीं पता कि वो चीज़ जो मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना उस्ताद होना ज़रूरी है। उस्ताद हमें बताता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें 1 2 3 और 4, ये 4 टोकरियां मेरे पास हैं सामने, ये देखिए तरतीब से रखी हुई हैं चारों की चारों। कोई टूल यहाँ से उठाता हूँ, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, फिर वापस उसी बकेट के अंदर आ जाओ। इनमें से ये मैंने आपको बता दी है। तो इसके अंदर एक टूल था जो वो मैंने आपको नहीं बताया, वो दोस्तों ये है, ये होता है मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर। मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर। तो जब भी आपने किसी मोबाइल फ़ोन के पीसीबी को पर काम करना हो तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों जब भी आपने किसी पीसीबी के ऊपर काम करना हो तो आप यहाँ पर पीसीबी को पहले रखेंगे और इस चीज़ को आगे करके फिर आप पीछे से इस चीज़ को यहाँ से कस देंगे तो वो पीसीबी उसके अंदर फंस जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं, मैं होता हूँ तो ये अगर आप देखें तो ये है दोस्तों सिल्वर टेप। सिल्वर टेप जो है एल्युमिनियम टेप कह लें, सिल्वर टेप है, ये आईसी वगैरह का काम करने के लिए या जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट का ख़तरा हो उस जगह के ऊपर लगाई जाती है ताकि उस जगह के ऊपर हीट के असरात ना हो। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है ये है इंच वाली स्कॉच टेप। स्कॉच टेप ये नहीं कह लें कि सफ़ेद होती है ये। और ये जो है ये कागज़ वाली टेप है, कागज़ वाली, ये देखिए। ये भी मैं हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ। जब किसी कंपोनेंट के ऊपर मैंने काम करना हो तो इर्द गिर्द के तमाम कंपोनेंट को मैं ये टेप लगाकर कवर कर लेता हूँ, वरना हीट जो है वो तबाही फेर देगी मेरे पूरे पीसीबी की। तो ये अगर आप देखें तो ये भी टेप है, ये तो दूसरी आम सॉल्यूशन टेप है। तो ये मैंने कभी तार वगैरह पर कहीं लगानी हो तो यूज़ कर लेता हूँ। ये जो है डॉक्टर वाली टेप है निटो की, तो ये भी मैं यूज़ कर लेता हूँ बतौर हीट रेजिस्टेंस टेप ही। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो मेरे पास है T9000 ट्यूब है या E8000 ट्यूब होती है या T7000 ट्यूब होती है, ये मॉडल आप सर्च करो तो आपको मिल जाएंगी। तो ये टच लगाने के लिए, बैक मोबाइल फ़ोन का कवर वो लगाने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। ये आपको मैंने वैसे बता दिया। उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर वो टूल्स हैं जो कि मैं सोल्डरिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ये यानी कि ये बकेट के अंदर सोल्डरिंग वाले टूल्स पड़े हैं। अच्छा जी, अब सब आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप दोस्तों देखें तो ये है पेस्ट, ये है सोल्डर पेस्ट। कौन सी सोल्डर पेस्ट भाई? 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाली। ये देखो लिखा हुआ ना 138 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके अंदर जो पेस्ट है वो 138 डिग्री के ऊपर पिघल जाती है। उसके बाद अगर आप दूसरी देखें तो ये जो इसके अंदर सोल्डर पेस्ट है वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघल जाती है। पेस्ट ये होती है, आपको खोल कर दिखा देता हूँ कि किस तरह की होती हैं। ये देखिए इस तरह की ही होती हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो ये इंजेक्शन वाली पेस्ट है मेरे पास। ये जो है ये क्या है दोस्तों? ये है फ्लक्स पेस्ट, सोल्डरिंग पेस्ट। वो थी सोल्डर पेस्ट और ये है सोल्डरिंग पेस्ट फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है इंजेक्शन वाली पेस्ट। ये भी 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला मैकेनिक का है, बट ये इंजेक्शन वाला है। इंजेक्शन वाला जो है ये चीज़ भी वही है, ये भी चीज़ वही है, बट इसको आमतौर पर आईसी वगैरह का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ इसका जो है वो केमिकल कह लें कि वो उठानी होती है पेस्ट, जबकि इस तरह की जो पेस्ट है ये आईसी वगैरह रीबालिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि जब आपने कोई चार्जिंग बेस लगानी हो या कोई कंपोनेंट लगाना हो तो उसके इर्द गिर्द पीछे से दबाएंगे तो सुकून से इसमें से थोड़ी सी पेस्ट जो है वो निकल आएगी, जिसको आप एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए निकल आई ना। तो इसलिए इन दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्तेमाल के हवाले से चार्जिंग बेस लगाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे आसानी होती है, हालांकि मैं यहाँ से उठाकर भी एहतियात से वहाँ पर लगा सकता हूँ। सोल्डर पेस्ट कवर होगी। उसके बाद अगर जो अहम टूल मैं यूज़ करता हूँ वो दोस्तों ये डी सोल्डरिंग वायर है। आप इसको सोल्डरिंग विक भी कह सकते हैं, मैकेनिक का R350 का 1.5 मिलीमीटर इसकी लेंथ है और 1.5 mm इसकी विड्थ है। ये देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये ना हो कि आप कोई बहुत बड़ा धागा ले लें। आमतौर पर इन चीज़ों का तभी पता चलता है कि जब आप इन चक्रों में पढ़ते हो, बट सामने इसलिए किया है कि नोट फरमा लें जो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें तो ये CTC है, इसके अंदर
कोई स्क्रीन वगैरह को साफ़ करने के लिए जब मैंने ग्लास पेपर उसके ऊपर लगाना होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो दोस्तों इसके अंदर MBC थिनर टाइप चीज़ है जिसको मैं क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब भी मोबाइल फ़ोन की LCD को साफ़ करना हो उसके ऊपर अंदर से मैं बात कर रहा हूँ, या कुछ इस तरह का ये जो लगा होता है गूंदें सी, इनको उतारना हो तो ये बड़ा अच्छा काम करता है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। ये देखिए, ये एक छोटी सी डिब्बी है मेरे पास, इसके अंदर ये बहुत सारी क्या चीज़ है दोस्तों, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं, ये रुई है। मैं जब काम करना हो, किसी चीज़ को साफ़ करना हो तो यहाँ से मतलब PCB के ऊपर मैंने सोल्डरिंग का काम किया बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो है वो इस तरह का फ्लक्स लगा हुआ है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मैं इसको ट्वीज़र से यूँ पकड़ूंगा। ट्वीज़र से पकड़ने के बाद इसके ऊपर मैंने लपेट कर यहाँ से चंद कतरे इस केमिकल के डालकर उस जगह के ऊपर, उस PCB के ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यही PCB है तो मैं यूँ साफ़ कर लूँगा। तो बेसिकली मैं जो टिश्यू या कपड़े यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा इतनी सी रुई यूज़ करता हूँ जिससे बहुत अच्छी सफाई होती है। और इस तरह की नीडल मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, ये नीडल आगे से शार्प नहीं होती, तेज़ नहीं होती। इस यूज़ करने का मकसद है कि बहुत सारी सेविंग हो, केमिकल बड़े दिन चल जाए। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास दोस्तों एल्फी है, और अगर आप देखें तो ये मेरे पास दोस्तों जंपर वायर है, और ये भी दरअसल जंपर वायर ही है बट ये दूसरी और जगह के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा एम्पेयर हों। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बकेट है, आपको दिखाता हूँ। ये तो लाइट है, और ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो हैं स्क्रू ड्राइवर हैं। अच्छा जी। उसके बाद ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये बड़े पेचकस हैं जिससे कुछ चार्जर वगैरह खोलना हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो ये कटर हैं, जैसे ये अगर आप देखें तो ये कटर है, इसको कहते हैं वायर कटर, ये छोटा सा वायर कटर। और अगर आप देखें तो ये कैंची तार वगैरह काटने के लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो ये मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कचरा वगैरह उसको निकालने के लिए ये पेंट वाला ब्रश में यूज़ करता हूँ। इसके अलावा ये दांतों वाला ब्रश है, PCB वगैरह की इस तरह की PCB के अंदर से सफाई करने के लिए। तो ये जो है ये तारों वाला ब्रश है, ये भी कहीं पर गंद मंद वगैरह हो तो वो मैं उतारने के लिए यूज़ करता हूँ। उसके अलावा देखिए तो दोस्तों ये मेरे पास ट्वीज़र्स हैं, एक सीधे मुँह वाली और एक जो है वो आगे से टेढ़ी। इसके अलावा अगर आप दोस्तों देखें तो ये मेरे पास कटर है, ये नाइफ़ कटर होता है, और जो है ये पेन टाइप कटर होते हैं। ये भी बड़े अहम टूल्स हैं। ये नोज़ प्लास है, और ये भी एक मेरे पास एक छोटी सी कैंची टाइप ही है, अगर बट ये पीछे से लॉक हो जाती है। जब किसी चीज़ को पकड़ना हो तो मैं उसको पकड़ कर यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ ताकि उसको पकड़े हुए रखूँ। ये मार्कर है मेरे पास। जैसा कि अगर आप देखें तो हमने इस तरफ से तमाम टूल्स हैं वो कवर कर लिए हैं, बट अभी सब कुछ कवर नहीं हुआ, आपको कुछ दिखाने वाला रहता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मैकेनिक का 530 क्लीनर पड़ा हुआ है। ये कंप्रेस्ड क्लीनर होते हैं, अगर आप इसको यहाँ से दबाओ, ये देखिए, तो इससे PCB वगैरह की सफाई करने के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता होता हूँ। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोस्तों एक चीज़ है, मैं यहाँ पर रख के आपको लेदर रख के दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो है ये मिनी ड्रिल मशीन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल तो नहीं, बट कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है जब कुछ शील्ड वगैरह काटनी हो या कुछ जगह पर यूज़ करना हो। तो ये मेरे पास ये टूल है। बहुत सारे टूल ऐसे मेरे पास हैं जो कि हम डेली यूज़ नहीं करते, कभी कभार यूज़ करते हैं, बट वो मैंने रखे हुए हैं। ठीक है जी। मिनी ड्रिल मशीन है। अच्छा जी। उसके बाद अब थोड़े से टूल जो हैं वो रह गए हैं। थैंक यू, आपने इतना सब्र करके मेरा साथ दिया। ये टिश्यू पेपर है, स्क्रीन वगैरह को ग्लास पेपर लगाने से पहले साफ़ करने के लिए। अब ये जो 2 टूल्स हैं ये कवर हो गए, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो है ये 2 बॉक्स कवर होने के बाद और कुछ नहीं बचेगा। तो मैं दोनों को ही आपके सामने ले आता हूँ बारी बारी। तो दोस्तों मैं पहला बॉक्स आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर वो टूल्स हैं जो कि मैं IC रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। जो IC रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं वो नोट फरमा लीजिए कि आपको किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है IC रिप्लेसमेंट के लिए। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये ब्रश है मेरे पास। ये ब्रश कौन से हैं? 2 तरह के ब्रश है मेरे पास। इसका अगर आगे से अगर आप देखें ना तो दोस्तों ये क्लीनिंग वाला ब्रश है। इसके आगे से ये जो दंदाने होते हैं ना, ये दोस्तों हैं स्टील या किसी भी वायर के हैं। तो ये क्यों मैं यूज़ करता हूँ इतने सख्त आगे से जो दंदाने वाला ब्रश है? तो इसलिए दोस्तों कि जब IC यहाँ से उतारा जाता है ना, तो इस जगह के ऊपर फ्लक्स जैसे ब्रोजा वगैरह इस जगह के ऊपर मौजूद होता है, तो उस चीज़ को साफ़ करने के लिए इस तरह का जो नरम ब्रश है वो काम नहीं करता, बल्कि इस तरह का आगे से सख्त ब्रश होना चाहिए। वो हम यहाँ यूँ 1-2 मिनट
रगड़ेंगे तो ये पॉइंट साफ शफाफ और यहाँ पर जो कचरा गंद है वो क्लीनिंग हो जाएगा। तो ये ब्रश जो है एक टूल है इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है दोस्तों दांतों वाला ब्रश। तो ये आईसी रिप्लेसमेंट के अंदर कैसे काम करता है कि जब आपने स्टील वायर फेर ली ना, उसके बाद आपने फिर ये ब्रश से जो है 1 मिनट उसको अच्छे तरीके से साफ करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चलें तो ये मेरे पास दोस्तों है फ्लैक्स पेस्ट। ये मैकेनिक का है। ये अगर आप देखें तो ये है UV 559। अंदर से मैं निकाल कर आपको दिखा दे तो ये इंजेक्शन वाली पेस्ट है। ऐसे डालकर उस जगह के ऊपर हम लगाएंगे। तो ये UV का मतलब ये नहीं कि UV मास्क है, वो और होता है। ठीक है। तो जब आपने सस्ता काम करना हो तब तो आप ये सस्ते वाला यूज करोगे, बट जब आईसी रिप्लेसमेंट का सेंसिटिव काम हो तब ये महंगी यूज करोगे। भाई ये महंगी वाली हर जगह इसलिए नहीं यूज करेंगे कि ये हमें महंगी पड़ती है और ये हमें मुनासिब पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चले तो ये देखिए जैसे वो कानों में से मैल निकालने के लिए होते हैं ना कॉटन बड्स, तो वो ये हैं। तो इसका इस काम में ये आता है कि जब आईसी को हमने रिमूव कर लिया, उस जगह के ऊपर तमाम तरह की सफाई भी कर ली, अब हम क्या करेंगे कि इस तरह का जो क्लीनर नीडल के अंदर है यहाँ पर डालेंगे हम और यहाँ से हम कॉटन बड से अच्छे तरीके से यूं 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 करके इस जगह के ऊपर अच्छे तरीके से फेरेंगे तो उससे भी अच्छी सफाई हो जाएगी। ये कह लें कि एक ही सफाई करने के लिए कितने सारे टूल्स हैं। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये बैंड डिवीज़र है। ये बैंड डिवीज़र तो अगर आप आईसी रिप्लेसमेंट की वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा बैंड डिवीज़र भी बड़ी अहम टूल होता है। तो बैंड डिवीज़र दोस्तों इसलिए होती है कि जब आपने आईसी को रिबाल करना होता है ना स्टेंसिल के ऊपर यूँ रख के, ठीक है, तो आप जब हीट देते हैं तो वो ये बैंड एरिया जो है वो आईसी की चारों तरफ जो है अच्छे से दबा लेता है। अगर आप ये कोने वाला होगा तो वो एक ही जगह के ऊपर दबाकर वो स्टेंसिल को ख़राब कर देगा। तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो टूल है कोई इतना अहम टूल नहीं, ये होता है स्टेंसिल के ऊपर पेस्ट को लगाने के लिए, PPD पेस्ट लगाने के लिए। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक टूल है, ये मैकेनिक का है, ग्लू रिमूवल टूल। जब आईसी के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ग्लू लगा हुआ हो तो उस ग्लू को रिमूव करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। यूं यूं आगे से यूं 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 हम करेंगे तो काले रंग का ग्लू जो है निकल जाएगा। मेरा ख्याल है कि इन टूल्स को समझने से पहले आप कोई एक दफ़ा आईसी रिप्लेसमेंट की वीडियो देख लीजिए, फिर आपको इजीली पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे पास जो नीचे जो है वो स्टेंसिल्स पड़ी हुई हैं, स्टेंसिल्स जालियाँ, ये देखिए जिस तरह का आईसी होता है उस हवाले से स्टेंसिल मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो ये दोस्तों आईसी रिप्लेसमेंट की जो मेरी किट थी वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास जो है एक और टूल किट है। दोस्तों ये मेरे पास है जंपर किट। जंपर जब मैंने लगाना हो तो उसके लिए मैं ये किट उठाता हूँ। इसमें वो तमाम जंपर वाला जो है सामान मेरे पास मौजूद है। तो सीख लीजिए कि जंपर लगाने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल होने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले मेरे पास बड़ी ही जो है प्रिसाइज छोटी सी बड़ी एक्सपेंसिव ट्वीज़र तो आपने वहाँ पर भी देखी थी ना, बट ये जो है मैंने यहाँ पर इसलिए रखी हुई है कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये महंगी है, बड़ी एक्सपेंसिव है और ख़ास काम करने के लिए इसलिए मैंने ये रखी हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये कटर है, नाइफ का, ये है पेन टाइप कटर। तो ये भी मैंने इसके आगे अच्छा सा ब्लेड डालकर रखा हुआ है। वहाँ पर जो थे वो थोड़े से रफ होते हैं तो ये काम जो बड़ा प्रिसाइज होता है तो इसलिए प्रिसाइज टूल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है दोस्तों मेरे पास UV इंक। तो यहाँ से मैं खोलकर जब भी जंपर में लगा लेता हूँ तो लगाने के बाद यहाँ से मैं थोड़ी सी इंक पीछे से दबाता हूँ, किसी चीज़ से निकल आती है तो उसको मैं वहाँ पर लगा देता हूँ उस जगह के ऊपर। अच्छा जी। उसके बाद जब उस जगह के ऊपर इंक लगा दी तो ये है दोस्तों UV लाइट। तो UV लाइट को जो है मैं यहाँ पर पीछे से USB के अंदर लगाकर बटन इसका दबाऊंगा तो ये देखिए UV लाइट जो है वो जल पड़ी है। ठीक है। तो इससे वो इंक जो अभी मैंने लगाई थी ये वाली खुश्क हो जाएगी। तो ये मैंने इसके अंदर डालकर दोस्तों इसलिए रखी हुई है कि सूरज की रोशनी से महफूज रहे और इसकी कारकर्दगी ख़राब ना हो। बट ये तो हमने इंक तो ऊपर लगा ली, उससे खुश्क भी कर लिया, लेकिन एक्चुअली वो ट्वीज़र भी हमने देख लिया कि जंपर किससे लगाएंगे। तो दोस्तों जंपर लगाएंगे इस वायर से। तो ये है दोस्तों मैकेनिक की 0.09 mm का वायर। बहुत बारीक वायर है, बहुत बारीक। अगर यहाँ पर पड़ा हुआ हो तो मैं खोल कर क्या दिखाऊँ, आपको नज़र ही नहीं आना। ये यहाँ पर आपको नज़र ही नहीं आएगा तो फिर दिखाने का क्या फ़ायदा। किसी तरफ से तो आपको इसका थ्रेड नज़र नहीं आना, बहुत बारीक है। तो जंपर वगैरह स्ट्रिप रिपेयर करने के लिए इसमें से ही मैं यूज़ करता हूँ। तो ये क्या चीज़ है, तो ये है दोस्तों 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला वायर।
ये देखिए। तो ये वायर जो है जंपर लगाने के लिए कोई रिकमेंडेड टूल नहीं है, वैसे मैंने रखा हुआ है, कभी मैं यूज़ इसको करता होता हूँ किसी खास जगह पर, बट ये जंपर लगाने के लिए नहीं है। अब एक अहम टूल यहाँ पर रह गया, अच्छा हुआ कि पॉइंट अभी से जहन में आ गया। आगे चलिए जी। तो दोस्तों मैं कौन से सोल्डर यूज़ करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो मेरे पास जो है 3 तरह के सोल्डर हैं। पहला अगर आप देखें तो ये मैकेनिक का HX T100 ये सोल्डर वायर है, बड़ा ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए रिकमेंड और नाइस क्वालिटी सोल्डर है ये, जो कि कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैकेनिक का। अच्छा जी, ये है 0.4 mm का, ये देखिए। ठीक है, बट बहुत पतला वायर है ना, इसलिए महंगा होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये सोल्डर वायर जो है ये है 0.8 mm का आम रफ सा सोल्डर। जब बड़े बड़े टांके लगाने तो फिर मैं इतना नाइस क्वालिटी का महंगा सोल्डर नहीं इस्तेमाल करता। मेरे जो है कस्टमर वो इतने अमीर नहीं कि वो मुझे अन्य वाह पैसे देते जाएं, तो इसलिए मुझे ख्याल करना पड़ता है। उसके लिए ये सोल्डर मैं यूज़ करता हूँ। एक सोल्डर वायर मैं ये यूज़ करता हूँ, ये 0.3 mm का सोल्डर वायर है, M60 सोल्डर वायर है। अब ये सोल्डर वायर और ये जो है, अब इनकी बात कीजिए कि ये तो इम्पोर्टेंट है, दूसरे की तो बात नहीं। दोस्तों ये आम सोल्डरिंग हर तरह की सोल्डरिंग के लिए ठीक है। ये सोल्डर वायर जो है इसकी क्वालिटी M60 सोल्डर वायर की क्वालिटी, सुन लीजिए मेरी बात, उनको ही समझ आएगी जो प्रोफेशनल रिपेयरिंग करते हैं, दूसरे को मेरी बात समझ में अभी नहीं आएगी जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। ये सोल्डर वायर को जब हम सोल्डरिंग आयरन लगाते हैं तो बहुत जल्दी आगे से मोटे मोटे बॉल से बन जाते हैं। बॉल से हम लगाते हैं वो गेंदें सी आगे से बन जाती है। बट ये जो सोल्डर वायर है मैकेनिक का M60 सोल्डर वायर, दोस्तों ये लंबी लंबी गेंदें नहीं बनाता, ये कह लें कि उतनी जल्दी पिघलता नहीं, तो इसलिए जंपर लगाने के लिए या लंबे लंबे पॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक ज़बरदस्त है। अच्छा जी, तो दोस्तों ये थी मेरी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और आप क्या देखना चाहते हैं, इनमें से किसी एक टूल के बारे में आपने डिटेल से देखना है तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी सजेशन को मैं गौर करूँगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।